we have been discussed about the respiration, something the outer line of the respiration system. Today we are going to discuss deeply about the respiration system. Okay, पूरे respiration के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज समझनी है कि आपको डिफाइन कैसे करेंगे. व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे. सो यू कैन डिफाइन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी. The process of releasing energy from food is called respiration. तो सिंपली आप ये कह सकते हो the process of releasing energy from food is called respiration. But in this respiration process something is involved, like the process of respiration involve taking in oxygen and that oxygen is used in the cell. जो ऑक्सीजन हम लेंगे वो सेल के अंदर यूज की जाती है. Then after oxidation of the food energy will produce. ऑक्सीडेशन होता है फूड का. फूड मीन्स हम कह सकते हैं ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज डाइजेशन की जब प्रोसेस पड़ी थी तो डाइजेशन में ग्लूकोज बना था और ग्लूकोज पर कौन काम कर रहा है. ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है. जो हम रेस्पिरेशन में एयर जो जा रही है सेल तक पहुंच रही है. सेल पे पहुंचने के बाद में सेल के अंदर प्रोसेस हो रही है ऑक्सीडेशन की. तो ऑक्सीडेशन होने से एनर्जी प्रोड्यूस होगी. इसलिए हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं इनटू द सेल. कहां तक पहुंचती है वो सेल तक पहुंचती है. यूजिंग इट फॉर ऑक्सीडेशन. किसके लिए यूज किया जा रहा है. ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जा रहा है. टू जनरेट एनर्जी को जनरेट करने के लिए. Because in this process food is burned due to the oxidation. फूड का बर्न होता है ऑक्सीडेशन से और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ओके, सो एंड आफ्टर दिस प्रोसेस CO2 will evolve and this CO2 will be क्या कर दी जाती है. CO2 इज ए वेस्ट प्रोडक्ट है. कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बनती है. एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड लेटर excrete out from our body. लंग्स के थ्रू वो कहां से निकाल दी जाती है. नेजल पैसेज से बाहर निकाल दी जाती है. सो ये प्रोसेस को आपको ऐसे लिखना है. तो आप सिंपली कह सकते हो कि दिस प्रोसेस इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होती है. इसमें दो प्रोसेस होती हैं. ऑक्सीजन अंदर जाती है सेल तक. सेल के अंदर ऑक्सीडेशन होता है फूड का. फूड बर्न होता है, वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और CO2 प्रोड्यूस होती है. CO2 जो बनती है वो बाद में फिर लंग्स के थ्रू ट्रैकिया में होते हुए नेजल पैसेज से आउट कर दी जाती है. तो ये प्रोसेस आपको लिखनी है. अब चलते हैं कि इसमें होता क्या है कि फूड जो होता है, यहाँ पे जो फूड की हम बात कर रहे हैं वो डाइजेस्टेड फूड है. और डाइजेस्टेड फूड में क्या बना है हमारे, पहले हमने बात कर चुके हैं डाइजेस्टेड फूड में क्या बना था, ग्लूकोज. तो यहाँ पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है. तो जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो यहाँ रेस्पिरेशन की जो बात हो रही है वो सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है. ब्रीदिंग अलग है, रेस्पिरेशन अलग है. ब्रीदिंग तो केवल फिजिकल प्रोसेस है. ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस. हम लेटर वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग. बाद में हम बात करेंगे, थोड़ी देर बाद बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है. सारी चीजें बात करेंगे, सारी चीजों को डिस्कस करेंगे. लेकिन यहां हमें समझना है कि इसमें प्रोसेस क्या होगी, इसमें क्या प्रोसेस हो रही है. इसमें यह हो रही है कि इसमें फूड जो है, फूड यहाँ पे है ग्लूकोज. फूड कौन सा है, ग्लूकोज. तो ग्लूकोज पे कौन काम कर रहा है, हमने एयर से ऑक्सीजन ली और वो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन के रूप में कहाँ काम कर रही है, सेलुलर लेवल पे. सेल में ऑक्सीजन मिलेगी तब वर्क होगा ग्लूकोज पे. तो ग्लूकोज प्लस O2, ग्लूकोज पे ऑक्सीजन वर्क कर रही है तो उससे क्या प्रोड्यूस करेगी, एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द बाई प्रोडक्ट इज वाटर ऑल्सो. तो CO2 प्लस वाटर. आपने फोटोसिंथेसिस पहले पढ़ा है. तो फोटोसिंथेसिस के बिल्कुल क्या है ये प्रोसेस, अपोजिट प्रोसेस है. जब फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा था तो उसमें कौन कौन रिएक्टेंट थे, CO2 एंड वाटर. और यहाँ पे CO2 एंड वाटर प्रोडक्ट बन रहे हैं. और यूज कौन हो रहा है इसमें, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें और प्रोडक्शन क्या हो रहा है, CO2 एंड H2O. वहां पे CO2 और H2O जो क्या थे वो रिएक्टेंट थे और प्रोडक्शन किसका हुआ था, ग्लूकोज का. तो ये अपोजिट है दोनों, फोटोसिंथेसिस एंड
रेस्पिरेशन, दीज बोथ आर द अपोजिट प्रोसेस, दोनों अपोजिट प्रोसेस हैं। अब चलते हैं हम, ये कहां होती है? द ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच रिलीज एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन विच रिलीज एनर्जी टेक प्लेस इन द सेल ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उनके अंदर चल रही है प्रोसेस। सो इट इज आल्सो नोन एज द सेल्यूलर रेस्पिरेशन, इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है, क्योंकि रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो सेल के अंदर चल रही है। सेल के अंदर से ही CO2 ली जाएगी सेल के अंदर, उसका ऑक्सीडेशन होगा ग्लूकोज का, और वहां से जनरेट होगा CO2, और वो CO2 फिर बाद में लंग्स के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। सो वी कैन से द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन which release energy is take place in the cells of our body. So it is also known as the cellular respiration. अब बात आती है कि रेस्पिरेशन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है। वाई दिस रेस्पिरेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस? बिकॉज it is very essential, but it is very essential to produce energy. Without this we cannot survive. इसके बिना हम अपनी लाइफ को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, कैसे जिएंगे हम? इसलिए दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, बगैर इसके हम कितनी देर तक ये कैसी प्रोसेस है? इनवॉलंटरी प्रोसेस है। इसको ऐसा नहीं है कि आपका ब्रेन ऑर्डर दे दे के रुक जा भाई तो रुक गई, और आपका ब्रेन ऑर्डर दे के चालू हो जा तो चालू हो जाएगी। नो, दिस इज द इनवॉलंटरी प्रोसेस, बट इट इज कंट्रोल बाय अवर ब्रेन। समथिंग हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। क्या? ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंट्रोल नहीं होती, बल्कि ब्रीदिंग रेट कंट्रोल है। जो रेस्पिरेशन की जो रेट होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ब्रीदिंग जो होती है, वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल है। यानी कि हम 1 मिनट में मिनिमम 15 से लेकर के 18 बार हम ब्रीदिंग करते हैं, ये रेट कंट्रोल रहती है। लेकिन कभी कभी हम एक्सरसाइज के टाइम पे ये ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो सकती है। जब हम भागते हैं, दौड़ते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीदिंग रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, बट इट इज कंट्रोल बाय अवर ब्रेन, ब्रेन के द्वारा कंट्रोल होती है। बट ब्रेन उसको ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकता कि 1 घंटे के लिए सांस रुक जा भाई, ब्रीदिंग लेना बंद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज इनवॉलंटरी प्रोसेस। रेस्पिरेशन इज ए इनवॉलंटरी प्रोसेस, इट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय एनी ऑर्गन्स। ओनली द ब्रीदिंग, द रेट ऑफ ब्रीदिंग और रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। केवल ब्रेन के द्वारा केवल रेट ऑफ ऑक्सीजन, रेट ऑफ ब्रीदिंग कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन ये प्रोसेस को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, इनवॉलंटरी है। जब इसकी इच्छा होगी, अपनी इच्छा से चलती है, हमारी इच्छा से नहीं काम करेगी ये। ओके, नाउ वी आर कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कल भी हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप्स होते हैं। तो रेस्पिरेशन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में एरोबिक रेस्पिरेशन मिलता है, यानी मोस्ट ऑफ द एनिमल्स इज रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बट सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म रेस्पायर विदाउट ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन के बिना भी रेस्पायर करते हैं कुछ। तो इसको हम 2 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन द एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड वन इज द एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो देखिए ग्लूकोज जो फूड है उस पर वर्क हो रहा है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, टोटली ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि ऑक्सीजन की, बिकॉज द एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम कह सकते हैं कि दिस प्रोसेस, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन इज अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती है। दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन प्रोसेसेस occurs in this process. So in this process complete breakdown of glucose, इसमें complete breakdown होता है ग्लूकोज का, and after the complete breakdown of the glucose CO2 water and energy will produce। क्या क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है एरोबिक रेस्पिरेशन में? CO2 जनरेट हो रही है, इसमें वाटर जनरेट हो रहा है और एनर्जी जनरेट होती है। तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। सो दिस प्रोसेस अकर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सेकंड, और इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलती है। ग्लाइकोलाइसिस,
रेस्पिरेशन की एरोबिक रेस्पिरेशन का जो टाइप्स होता है, इन द एरोबिक रेस्पिरेशन द नेम ऑफ दैट प्रोसेस विच अकर इन दिस दैट इज द ग्लाइकोलाइसिस, बिकॉज इसी को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड another name of this process, another name of this cycle, this glycolysis का जो साइकिल चलता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है और इसी को हम क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होता है उसको क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, क्रेब्स साइकिल किस में होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है ये साइकिल जो होता है किसका? ग्लाइकोलाइसिस का। और ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलेंगे? द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज टोटली ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। नाम से समझिए ग्लाइको। क्षितिज एंड यू आर नॉट इन वीडियो, सो प्लीज मैं आपको यहां से डिस्कनेक्ट कर दूंगा अगर वीडियो पे नहीं आई तो। क्षितिज, यस। सो आपको समझना है कि टाइप्स हम समझा रहे हैं। सबसे पहले टाइप हमने रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देख ली, हमने ये देख लिया कि उस प्रोसेस में हो क्या रहा है रेस्पिरेशन में। उसके बाद हम कह रहे हैं कि ये प्रोसेस जो है दो टाइप से चल सकती है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो होगी वो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। और एरोबिक जो रेस्पिरेशन होगा हमने बता दिया कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में, ज्यादातर लिविंग बींग्स में एरोबिक रेस्पिरेशन ही होता है, एक्सेप्ट फ्यू। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोसेस चलती है, तो इसलिए उनको कहते हैं एरोबिक। और जिनमें एब्सेंस में होता है, जिनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो चलता है रेस्पिरेशन, उसको कहते हैं एनएरोबिक। तो हम फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, एरोबिक। एरोबिक में हमने बता दिया कि इसमें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाता है, किस में हो जाता है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी में। ओके। और वो जो एनर्जी बनती है वो ऑर्गेनिज्म द्वारा और सारी काम करने के लिए, और सारे वर्क करने के लिए यूज होती है। और एनर्जी जो बनती है, दैट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के रूप में बनती है, जिसका नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनती है यहाँ पे। और कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। और किस में होता है ग्लूकोज का ब्रेकडाउन? CO2 एंड वाटर में, CO2 एंड वाटर में। This occurs in only aerobic respiration, the complete breakdown of glucose। और वो ब्रेकडाउन की प्रोसेस में क्या चल रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस चल रही है, दैट्स व्हाई इन दिस प्रोसेस ऑक्सीडेशन विल ऑकर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रही है। सो यहाँ पे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज इनटू CO2। ग्लूकोज जो ऑक्सीडाइज होगा वो किसमें होगा? CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज इनटू CO2। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया यहाँ पे ये जो साइकिल जो चलेगा, यहाँ पे जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा O2 की प्रेजेंस में, वो साइकिल का नाम है क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल, इसी को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस। तो ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं या फिर उसको कहते हैं क्रेब साइकिल, बात एक ही है। तो याद रखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल चलता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब साइकिल चलता है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है? स्टेप बाय स्टेप होता है। ऐसे होता है कि सबसे पहले ग्लूकोज जो है वो पाइरुवेट में टूटता है। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट में, इसका याद रखना है। ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन। और ग्लूकोज का जो डिग्रेडेशन होता है वो सब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो सब्सटेंस जो बनता है वो बनता है पाइरुवेट, और पाइरुवेट बाद में फिर किसमें ब्रेकडाउन हो जाता है? CO2 एंड वाटर में। पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पाइरुवेट में, पाइरुवेट फिर टूट करके क्या बना लेता है? CO2 एंड वाटर एंड प्लस एनर्जी। तो ये प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस कहां पे चलती है? दिस प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया कहां मिलते हैं? सेल के अंदर, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अंडरस्टैंड? ये प्रोसेस ही सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी सेल के अंदर जाती है। वो बाद में बताएंगे मैकेनिज्म को हम बाद में लेंगे कि कैसे एयर कहां से कहां गई, लंग्स में जाएगी, लंग्स से कैसे मतलब सेल लेवल पर कैसे पहुंचती है, ये प्रोसेस में हम डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन अभी हमें सारा एक एक का स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। तो अब हम बात करते हैं, हाँ, ये प्रोसेस के बारे में मैंने बता दिया कि दिस प्रोसेस अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए पावर हाउस बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल।
सेल का पावर हाउस बोलते हैं। और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल रही है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे है? सेल के अंदर। ओके, अब होता क्या है, आपको मैंने बता दिया इसमें नाम क्या क्या याद रखने हैं। पहले ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, और पायरुवेट के बाद में फिर CO2 वाटर एंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी बनती कैसी है? एडीपी से बनती है वो। अगर एक मॉलिक्यूल्स एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के मॉलिक्यूल में अगर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को और मिक्स कर दें, यानी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और मिक्स हो जाता है, तो वो एटीपी बन जाती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखना है, एटीपी कैसे बनती है? एडीपी से एटीपी बनती है। एडीपी में अगर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अगर मिक्स ऐड हो जाता है उसमें एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाती है। तो एटीपी इज द करेंसी ऑफ सेल। सेल की करेंसी बोलते हैं एटीपी को। सारे काम जो होंगे, जैसे हमारे सारे काम पैसे से होते हैं, कोई भी चीज खरीदनी है पैसे पैसे चाहिए, तो हमारे लिए करेंसी क्या है? रुपीज। सेल की करेंसी क्या है? एटीपी। कोई भी काम होगा, सेल का कोई भी फंक्शन होगा, वो एटीपी की वजह से होगा। अंडरस्टैंड? तो एटीपी इज द करेंसी ऑफ द सेल। सेल की करेंसी है, करेंसी है, नोट है एक तरह से, उसी से सब काम चलता है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में आपको पता चल गया। नाउ वी आर कम टू द नेक्स्ट types of respiration, that is anaerobic respiration। anaerobic respiration, ओके। तो नोट डाउन कर लिया करो थोड़ी थोड़ी, और बाद में इस वीडियो को देख लेना, सारी कुछ समझ में आ जाएगी, एक बार और देख लेना इस वीडियो को। नेक्स्ट इज एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट हम वी हैव बीन टॉकिंग, हमने पहले एक बार बात कर ली है एरोबिक रेस्पिरेशन की। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनाएरोबिक, जैसे कि नाम से पता चला, एनाएरोबिक द प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन विच अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलती है। एंड देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ दिस प्रोसेस। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, बहुत ही कम ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरियाज। यीस्ट एंड बैक्टीरिया, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ organism which continue this process, which means the types of respiration, that is anaerobic respiration। तो इनमें anaerobic respiration होता है किस किस में? yeast and bacteria। so ये these are the example, yeast and bacteria are the example of the anaerobic respiration। ये anaerobic respiration करते हैं। तो इतना समझ लेना, इसमें से एग्जाम्पल आ सकता है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन किस में होता है। तो यीस्ट में भी होता है और बैक्टीरिया में होता है। जो यीस्ट में होता है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, बैक्टीरिया के अंदर और अलग तरह से हो सकते हैं। तो इनको बताएंगे यीस्ट और बैक्टीरिया में किस तरह से होता है। और एक और बताएंगे, एक प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर भी दो तरह की होती है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें भी क्या होगा, याद रखना है, इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस की ही प्रोसेस होगी, बट दिस ग्लाइकोलाइसिस इज अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ O2। पहला वाला जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस हुई थी वो O2 की प्रेजेंस में हुई थी। ये जो वाला ग्लाइकोलाइसिस है ये एब्सेंस ऑफ O2। ग्लाइकोलाइसिस वहां भी हुआ था, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस यहां भी हो रहा है, बट ये जो ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है ये एब्सेंस में चल रहा है, किसकी में? ऑक्सीजन की में। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चल रही है तो डिफरेंट होगी, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चली थी वो डिफरेंट थी। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल पायरुवेट बना था, और उसके बाद में पायरुवेट टूट के क्या बना लिया था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्लस एनर्जी। बट हियर द डिफरेंट प्रोसेस इज देयर। यहाँ डिफरेंट प्रोसेस क्या है, यहाँ पे इस तरह से है कि इसमें, हाँ, एक डिफरेंस और याद रखना है इसमें, कि जो वो वाली प्रोसेस चली थी वो माइटोकॉन्ड्रिया में चली थी, यानी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, बट हियर दिस प्रोसेस विल अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। है दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन है, बट वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुई थी, और ये कहां पे चल रही है? सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर, यानी कि साइटोप्लाज्म में। 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, सेल होती है, सेल के अंदर मिडिल में बिल्कुल सेंटर, जो उसका कमांडिंग ऑफिसर जो होता है एक तरह से, वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने आपको नाम बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे रहता है? साइटोप्लाज्म में रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अगर अंदर चल रही है तो वो प्रोसेस तो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, बट दिस प्रोसेस इज इन द प्रेजेंस ऑफ, दिस प्रोसेस विल अकर इन द प्रोसेस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में चलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर चलती है, यानी कि साइटोप्लाज्म में चलती है। इतना याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस चलती है वो कहां पे चलती है, तो साइटोप्लाज्म में चलती है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो कहां पे चलता है, वो चलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इतना याद रखना है, ओके। अब लेकिन अब देखिए कंपेयर करेंगे दोनों को, हम कंपेयर करेंगे। इसमें जो प्रोसेस होगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस है, बट दिस प्रोसेस विल अकर इन द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज कॉल्ड द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ईस्ट में जो होगी फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। कैसे होगी, वहां पे हम क्या नाम ले रहे थे उसको, ग्लाइकोलाइसिस, बट वहां पे नाम दे रहे थे क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल। यहाँ पे हम क्या नाम दे रहे हैं, फर्मेंटेशन। वहां पे क्रेब साइकिल नाम दे रहे थे हम उसको, ग्लाइकोलाइसिस को, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या नाम दे रहे हैं हम, यहाँ पे दे रहे हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस चलेगी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में, वो भी किसके और किस में होगी, बैक्टीरिया एंड यीस्ट। दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ द which occurs which will respire by anaerobic respiration। जिनमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन चलता है उनमें ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन होता है, वो साइटोप्लाज्म में चलता है। और जो साइटोप्लाज्म में जो चलता है उसमें जो प्रोडक्शन जो होता है उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल का प्रोडक्शन होता है। इसको कहते हैं अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। वहां पे किसका हो रहा था, CO2 प्लस H2O का। यहाँ पे किसका प्रोडक्शन हो रहा है, अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का। यहाँ पे अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है। वहां पे किसका हो रहा था, वहां पे हो रहा था CO2 एंड वाटर, और एनर्जी वहां भी प्रोड्यूस हो रही थी, बट यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, बट कंपेयर टू द लेस एनर्जी कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय कम एनर्जी जनरेट हो रही है यहाँ पे। तो आपसे मैं बात करूंगा, अभी मैं आपको बता रहा हूं इन चीजों को, फिर मैं आपसे बात करूंगा। अब क्या होता है, ये प्रोसेस जो चलेगी बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर और यीस्ट के अंदर जो प्रोसेस चलेगी, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, फर्मेंटेशन। क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। ओके, तो फर्मेंटेशन में क्या प्रोडक्शन होता है, अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है। अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है जिसको हम कहते हैं एथेनॉल, C2H5OH, शराब जिसको बोलते हैं, अल्कोहल। जितनी भी शराब बनती है वो इसी की वजह से बनती है, फर्मेंटेशन से। तो ये कौन बनाता है, बैक्टीरिया बनाते हैं, यीस्ट और बैक्टीरिया प्रोडक्शन करते हैं इसका। ओके, लेकिन अब एक चीज और याद रखनी है, एक चीज और याद रखनी है। एनएरोबिक रेस्पिरेशन किस किस में चल रहा है, मैंने एग्जांपल बता दी है, बैक्टीरिया और यीस्ट में। हमारी बॉडी, मैंने एक बात और बताई थी, हमारी बॉडी के अंदर भी कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। कब, उसकी एक कंडीशन है, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तब। ओके, और ये कमी किस में आती है, मसल सेल में। किस में आती है, मसल सेल्स में। कौन सी टाइप की सेल में आती है, मसल सेल में। ओके, एट दैट टाइम इफ देयर इज लेक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल, एट दैट टाइम द डिफरेंट पाथवे विल अकर, द डिफरेंट पाथवे ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। जो ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन होगा वो डिफरेंट पाथवे से होगा। सबसे पहले उसमें क्या होगा, पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट तो किस में बन रहा है, पायरुवेट तो तीनों प्रोसेस में बनना है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हुआ था तब भी पायरुवेट बना था। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो बैक्टीरिया और यीस्ट में चल रहा है उसमें भी पायरुवेट बना था। बट प्रोडक्शन जो हो रहा है, मीडिएटर है, ये तो मीडिएटर है, एक तरह से मीडियम प्रोडक्ट बना है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, ये ध्यान रखना है। देखिए ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंट में जो चल रही थी, जो क्रेब साइकिल जिसको हमने नाम दिया था, वो प्रोसेस में तो पायरुवेट बना था उसमें भी, लेकिन पायरुवेट बनने के बाद में फाइनल प्रोडक्ट क्या बना था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी। और दूसरी प्रोसेस मैंने बताई एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसको हमने क्या नाम दिया है, जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में चल रही है और वो साइटोप्लाज्म में चल रही है, और उसको नाम दिया है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन की प्रोसेस में भी पायरुवेट बनता है, बट फाइनल प्रोडक्शन किसका होता है, अल्कोहल एंड CO2 का, प्लस लेस एनर्जी कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन।
एरोबिक रेस्पिरेशन में जितनी एनर्जी बनी थी उससे कम एनर्जी बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो पायरुवेट यहां भी बना है, वहां भी बना था। और तीसरी प्रोसेस जो हम बता रहे हैं, हमारी मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तब भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। और उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें भी मीडिएटर के रूप में क्या बनता है, पायरुवेट बनता है। और पायरुवेट के बाद में क्या बनता है, इसमें क्या बनता है, कल भी मैंने डिस्कस किया था, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड जो बनता है वो हमारी मसल्स को क्रैम्प कर देता है और उसमें पेन होने लगता है। और ये कब होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम पड़ जाती है, सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन कम होगी, और ये केवल मसल सेल्स में ही होगा। कब होगी, एयर की ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम हो जाती है और ऑक्सीजन की एब्सेंस, यानी कि कंप्लीट एब्सेंस नहीं बल्कि ऑक्सीजन की सप्लाई जब कम पहुंचती है वहां पे मसल्स में, तब ये प्रोसेस चलती है। और इसका नाम क्या दिया गया है, क्या नाम दिया है इसको, बताइए क्या नाम दिया है इसको, युग, इसको क्या क्या कहेंगे इसको, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन ही हो रहा है इसमें भी, है ना। और जो साइकिल जो चलता है उसको कहते हैं कोरी साइकिल। देखो पहले वाले में जो साइकिल चला था, पहले वाले में जो साइकिल चला था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो साइकिल चला था उसको क्या नाम दिया था हमने, क्रेब साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस ही चल रहा था, प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस की थी, ग्लाइकोलाइसिस की ही प्रोसेस थी। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब सिर्फ यही होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। और ब्रेक डाउन तो तीनों में हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन तीनों में हो रहा है, तीनों प्रोसेस में ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का। और तीनों ही प्रोसेस में मीडिएटर के रूप में क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, पायरुवेट बन रहा है। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, तीनों में फाइनल प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं। क्या है फाइनल प्रोडक्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन जो हुआ था उसमें फाइनल प्रोडक्ट बना था CO2 और H2O। और यीस्ट और बैक्टीरिया में जो प्रोडक्ट बना था वो था अल्कोहल, यानी कि एथेनॉल, अल्कोहल और CO2, और लेस एनर्जी। लेकिन यहां पे जो बन रहा है उसमें बन रहा है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो याद रखेंगे ना इस चीज को, एग्जाम में अगर आ जाता है कि मसल्स में लैक्टिक एसिड बनेगा, यीस्ट एंड बैक्टीरिया में इथेनॉल बनेगा यानी कि अल्कोहल बनेगी। और वो प्रोसेस कौन सी होगी, फर्मेंटेशन की होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो चलेगा, क्रेब साइकिल जो चलेगा, ग्लाइकोलाइसिस जो होगा उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CO2 एंड H2O, CO2 एंड वाटर एंड हाई एनर्जी, हाई एनर्जी जनरेट होती है उसमें। और इन दोनों प्रोसेस में लेस एनर्जी जनरेट होती है कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि किस टाइप के रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर क्वेश्चन आता है कि लैक्टिक एसिड किस फॉर्म में, लैक्टिक एसिड जो बनता है वो किस कंडीशन में बनता है, व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द मसल सेल, जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है मसल सेल में तब ये बनता है। ओके। और अगर आ जाती है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन जो अगर यीस्ट में होता है तो उसमें प्रोडक्शन किस चीज का होता है, पायरुवेट किस में टूट जाता है, तो किस में ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट का, एथेनॉल में यानी कि अल्कोहल में। ओके, अल्कोहल एंड CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही कारण है बेकरी इंडस्ट्री जो होती है, बेकरी इंडस्ट्री में क्या बनाए जाते हैं, यीस्ट का जो यूज किया जाता है। तो बेकरी इंडस्ट्री में मान लीजिए हमने मैदा को हमने सड़ने के लिए रख दिया तो उसमें बबल्स शुरू हो जाते हैं, बबल होती हैं, तीनों में प्रोसेस जो है डिफरेंट होती है। लैक्टिक एसिड जो बनता है मसल सेल्स में बनता है, कब बनता है, जब उसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लेक ऑफ ऑक्सीजन, जब उसमें मसल सेल्स में। और ये भी प्रोसेस कहाँ चलेगी, याद रखना है आपको, ये प्रोसेस भी साइटोप्लाज्म में चलेगी। लेकिन किसके साइटोप्लाज्म में चलेगी, मसल सेल के साइटोप्लाज्म में। लैक्टिक एसिड कहाँ पे, लैक्टिक एसिड जो बनता है मसल सेल्स में वो साइटोप्लाज्म में ही बनेगा। अब ये आपको याद रखना है कि केवल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चल रही है प्रोसेस, कौन सी, जो ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा था एरोबिक रेस्पिरेशन में, वही केवल माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। बाकी की ये सारे के सारे कहाँ चल रहे हैं, साइटोप्लाज्म में चल रहे हैं। चाहे वो यीस्ट में चल रहा है, चाहे बैक्टीरिया में चल रहा है, चाहे मसल सेल में चल रहा है। ये तीनों टाइप्स की जो मसल्स जो सेल्स हैं इनमें तीनों में ही कहाँ पे चलता है इस साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल कहाँ चलता है, युग, तीनों में ही
एक में ही केवल माइटोकॉन्ड्रियम चल रहा है, बाकी के सभी में किसमें चल रहा है? साइटोप्लाज्म में। ओके, हाँ साइटोप्लाज्म में चलता है। ओके, ये याद रखना है। अब बात आती है, मैंने आपको बताया कि इन तीनों ही प्रोसेस में, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चलने वाली प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस चल रही है जिसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और वो दो टाइप्स का होता है यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एक तो यीस्ट और बैक्टीरिया में चल रहा है, और दूसरा चल रहा है हमारी मसल सेल्स में। तो यीस्ट और बैक्टीरिया में जो चल रहा है उसमें तो बनेगा एल्कोहल, और जो इसमें जो चल रहा है मसल सेल में चल रहा है इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड। और जो यीस्ट में और बैक्टीरिया में जो चल रहा है उसको कहेंगे फर्मेंटेशन, और इसमें कहेंगे कोरी साइकिल, और उसमें कहेंगे क्रेप साइकिल। तो इनमें नाम अलग अलग हो गए, थोड़े थोड़े नाम अलग हो गए। ओके, अब बात आती है कि आखिर ये जो रेस्पिरेशन जो चल रहा है इनमें तीनों में ही एनर्जी जनरेट हो रही है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जनरेट होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कम होती है। ओके, ये भी याद रखनी है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि किसमें एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है, तो आपको आंसर देना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी जनरेट होती है। और याद भी रख लेना है कि ग्लूकोज के जो वन मॉलिक्यूल जो होता है, वन मॉलिक्यूल से 30.5 किलोजूल किलोजूल पर मोल एनर्जी जनरेट होती है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 30.5 किलो जूल एनर्जी जनरेट होती है। तो याद रखना है ये चीज। और मैंने ये भी बताया था इसमें जो एनर्जी जो बनती है उसका जो वो एनर्जी जो है एटीपी बनाने में काम आती है। ये जो एनर्जी जनरेट होती है इसमें उसका काम आता है एटीपी को जनरेट करने में। और एटीपी कैसे बनती है ये भी मैंने आपको अभी बताया था। एटीपी जनरेट होती है जब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और मिक्स होता है, तब एटीपी जनरेट होती है। तो इसको भी याद रखना है। अब सारी चीजें आपने पढ़ ली, दोनों टाइप्स के रेस्पिरेशन पढ़ लिए। कौन कौन से? एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक में आपने पढ़ लिया, फिर एनारोबिक में भी आपने दो तरह के पढ़ लिए, दो टाइप्स में आपने पढ़ लिए। एक तो मसल्स में चल रहा है कि ईस्ट और बैक्टीरिया में चल रहा है। अब बात आती है कि इनमें डिफरेंस क्या है। अब आप खुद भी बता सकते हो इनमें, इतना लंबा चौड़ा आपको मैंने स्पीच दे दिया है इसके बारे में, अब आपको सब कुछ मालूम चल गया है कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो हम थोड़ा सा चलेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, मैं पहले बोलूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन, फिर उसके बाद में बात करूंगा एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, तो आपको खुद पता है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर ऑक्सीजन। और दूसरे में क्या होगा, इन द इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड। इतना बोल देंगे, ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड थिंग भी हमने डिस्कस कर चुके हैं क्या, कि इसमें हाई एनर्जी जनरेट होती है। तो हम कह सकते हैं लार्ज एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, दूसरा डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या होगा, इन एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड, बट इन द एनएरोबिक रेस्पिरेशन मैंने दो बताए थे, या तो वो टूटेंगे इथेनॉल में, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल का मतलब है अल्कोहल लैक्टिक एसिड। क्या क्या बनेंगे, एथेनॉल और लैक्टिक एसिड। तो आपका हाँ, आप ये ध्यान रखेंगे, तीन हो गए इसमें डिफरेंस। पहला डिफरेंस हो गया एरोबिक रेस्पिरेशन में रिक्वायर ऑक्सीजन, एनारोबिक रेस्पिरेशन नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। सेकंड वन, हाई एनर्जी इज जनरेटेड, हाई एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड लो एनर्जी लेस एनर्जी इज प्रोड्यूस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। थर्ड वन मैंने आपको बताया है कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस CO2 and H2O, but in an aerobic respiration ethanol and lactic acid are produced। तो ये दोनों बनते हैं। तो ये अगर आ जाता है डिफरेंस तो आपको याद रखना है तीनों पॉइंट्स को। ओके, तीनों पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब आती है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि एक्सचेंज कैसे होता है गैसेस का। ये तो हो गया ये तो हो गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन चलता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन चलता है। लेकिन जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो चल रही है प्रोसेस वो, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो प्रोसेस चल रही है वो, उनका गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। तो हम पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो इसमें हम कल भी डिस्कस कर चुके थे आपसे कि ऑक्सीजन का जो ज्यादातर जो एक्सचेंज जो होता है
ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में होता है डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन किसके किसके थ्रू होता है? डिफ्यूजन, ज्यादातर ऑर्गेनिज्म। हाँ, सो डिफ्यूजन इज द मेथड विच इज यूटिलाइज्ड इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ज्यादातर ऑर्गेनिज्मों में वैसे डिफ्यूजन के थ्रू होता है, बट डिफ्यूजन की प्रोसेस जो है डायरेक्टली किस में यूज की जाती है, यूटिलाइज की जाती है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो यू कैन से दैट द डिफ्यूजन प्रोसेस और डिफ्यूजन इज द मेथड in which gases are diffused and this process is used or utilized by the unicellular organism। ये प्रोसेस जो होती है डिफ्यूजन की वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही की जाती है। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कौन कौन से? तो मैंने कई सारे एग्जांपल आपको बता रखे हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लेन यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, इन टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इनमें ये प्रोसेस फॉलो की जाती है। कौन सी? डिफ्यूजन की। ओके, हाँ। और सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन ही होता है बट उसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, और उसके लिए कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल जो होते हैं उनमें अलग तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। ओके, यानी कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिंपलर टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होता है, और जो कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सिंपलेस्ट फॉर्म में सिंपलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें तो डिफ्यूजन की प्रोसेस से होगा गैसेस का एक्सचेंज किससे होगा? डिफ्यूजन से। बट कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल जो होंगे उनमें गैसेस का जो एक्सचेंज होगा वो उसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलेंगे। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में कौन कौन काम करता है? तो आप देखेंगे, मैंने कल भी डिस्कस किया था, जो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लेनेरिया, दीज आर द examples of the unicellular organism, or these unicellular organisms having the respiratory organ that is cell membrane। तो इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो काम करेगी वो करेगी सेल मेम्ब्रेन। अगेन दूसरा जो हमने डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था, अर्थवॉर्म में हमने कल डिस्कशन किया था। तो अर्थवॉर्म में मैंने बताया था कि अर्थवॉर्म का रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में स्किन काम करेगी। इन द अर्थवॉर्म स्किन इज यूज्ड एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। एंड एक्वेटिक एनिमल्स में गिल्स काम करेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन का, गिल्स। और इंसेक्ट्स में मैंने इंसेक्ट्स और कुछ इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच हैं, मॉस्किटो है, और टिक्स, बग्स, बटरफ्लाई, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेंगे स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया। कल आकृति ने भी बताया था और एक राही ने बताया था। किसने बताया था? हाँ, आकृति और दो से जब बात की थी तो उन्होंने एक बताया था ट्रैकिया और एक ने बताया नहीं था। तब हमने डिस्कस किया था कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन का जो काम करेंगी वो ट्रैकिया करेगी और स्पाइरेकल्स करेंगी। तो इनका एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए इंसेक्ट्स में कौन रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करेंगी, तो आपको बताना है कि स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया। नाउ नेक्स्ट, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी आती जा रही है ऑर्गेनिज्म में, वैसे वैसे ये ऑर्गन भी कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। देखिए, पहले सेल मेम्ब्रेन मिली थी, उसके बाद में जैसे हमने बात की थी अर्थवॉर्म में कौन काम कर रही थी? स्किन काम कर रही थी। उसके बाद में हमने बात की जैसे फिशिज, जो एक्वेटिक एनिमल हैं, जैसे मछली है, मेढक है, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम कौन कर रहे थे? इनमें गिल्स कर रहे थे। और उसके बाद में जैसे ही कॉम्प्लेक्स होते गए इंसेक्ट्स तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, इंसेक्ट्स में क्या मिलता है? स्पाइरेकल्स एंड ट्रैकिया मिलती है। और लैंड एनिमल यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल, जिनको हम लैंड पर रहने वाले एनिमल्स कहते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एनवायरमेंट में रहते हैं, उनमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करता है लंग्स। कौन काम करता है? लंग्स। तो ये हमारे कुछ गैसेस का जो एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलते हैं, और डिफ्यूजन के थ्रू होता है, गैसेस का डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाता है। कॉम्प्लेक्स टाइप के एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन मिलते हैं और उनमें डिफ्यूजन के थ्रू हो जाता है। तो ये बात हो गई। अब हम चलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो आपको मैंने डायग्राम दिखाया था अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और नहीं देखा है तो दोबारा से देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देख लीजिए। अब मेरी स्क्रीन को देख लीजिए, अब आप देखिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको दिखाई दे रहा है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखना है आप सभी को। अब होगा क्या? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अब होता क्या है इसमें? इन ह्यूमंस मैनी ऑर्गन्स टेक प्लेस। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑर्गन्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं in the path of in the process of respiration, and these organs are called the organ of respiratory system. Okay, इनमें जो जो ऑर्गन्स दिखा रखे हैं मैंने, जो आपको पिक्चर जो अभी दिखा रखी है मैंने, इस पिक्चर्स में, इस डायग्राम में जो जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो सभी मिलकर के बनाते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो वी कैन से इन ह्यूमन बीइंग्स many organs take place or take parts in the process of respiration, or these organs are called organ of respiratory systems. Okay, इनको हम respiratory system कहते हैं। एंड हमने कल ये भी डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी सिस्टम्स के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। सो द मेन ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम्स आर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी इन द डायग्राम, दीज आर नोज, देन नेजल पैसेज, देन ट्रैकिया, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं, देन ब्रोंकी, देन लंग्स, यानी ब्रोंकी बढ़ जाता है लंग्स में। लंग्स में बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं ब्रोंकियोल्स की, तो ब्रोंकी, देन ब्रोंकियोल्स, लंग्स एंड डायफ्राम। आप सबसे नीचे देख पा रहे हो ना डायफ्राम को, डायफ्राम्स। अब डायफ्राम का काम, मेरे से पहले किसी ने क्वेश्चन किया था कि डायफ्राम का काम क्या है सबसे पहले, अब आया डायफ्राम का काम। डायफ्राम का काम यह है कि डायफ्राम हमारी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है, यानी कि एब्डोमन जो नीचे का पार्ट जो होता है, एलिमेंट्री कैनाल जो भी स्टोमक होता है उसको और लंग्स को सेपरेट करता है। तो दिस इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू सेपरेट एब्डोमिनल कैविटी टू थोरेसिक कैविटी। और हमारे लंग्स जो होते हैं वो थोरेसिक कैविटी में होते हैं। लंग्स किस में होते हैं? थोरेसिक कैविटी में होते हैं। हाँ, थोरेसिक कैविटी में लंग्स फिक्स रहते हैं यहाँ पे। और जो हमारे और ऑर्गन जैसे स्टमक, एलिमेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, लीवर हुआ आपका, स्टमक हुआ, एलिमेंट्री का जो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये किस में होती हैं? एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। ओके, तो अब आप अच्छे से समझ गए कि थोरेसिक कैविटी क्या होती है। अब देखिए थोरेसिक कैविटी में क्या क्या चीज मिलेगी? लंग्स मिलेंगे, हार्ट मिलेगा, है ना, लंग्स और हार्ट मिलेगा थोरेसिक कैविटी में। और थोरेसिक कैविटी किससे सेफ रहती है? हमें एक्सटर्नल अगर फोर्स लगता है तो इसको हमें कौन बचाता है? रिब्स बचाती है। कौन बचाती है? रिब्स। कोई भी अगर बाहर से अगर कोई हमें चोट पहुंचाएगा तो रिब्स रोक लेंगे उसको, है ना। अब हम एक एक करके बात करेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। तो हमने ऑर्गन्स देख लिए, ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? नोज, दोबारा से सुन लीजिए, नोज पार्टिसिपेट कर रही है इसमें, तो नोज, देन नेजल पैसेज, नोज, नेजल पैसेज, ट्रैकिया जिसको विंड पाइप बोल रहे हैं, ट्रैकिया काम कर रही है। उसके बाद में ब्रोंकी, ट्रैकिया जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको कहते हैं ब्रोंकी। और ब्रोंकी फिर डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस में डिवाइड हो जाते हैं, उनको कहते हैं ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल से मिलकर के क्या बनाए? लंग्स बनाए। तो लंग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड डायफ्राम। और डायफ्राम का काम मैंने बता दिया, दिस इज यूज्ड टू सेपरेट, यानी डायफ्राम इज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू सेपरेट द थोरेसिक कैविटी इनटू एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को, थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करके रखता है इसको। ओके, अब हम बात करते हैं कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है वो स्टार्ट कहां से होता है? नोज से। तो द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिगिन फ्रॉम द नोज। आप इस डायग्राम में देखते जाइए, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम द नोज। सो द एयर एंटर फ्रॉम, कहां से एयर कहां से एंटर करती है? नोज से एंटर करती है। और कहां से गुजरती है? नेजल प्रोसेस से। एयर एंटर फ्रॉम द नोज यानी नेजल कैविटी, एंड देन गो टू द pharynx, and after that pharynx to trachea to bronchi to bronchioles, then कहां पे जाती है? एल्वोलाई में, लास्ट एल्वोलाई में जाती है। तो हम देखेंगे इसको। तो धीरे धीरे अब हम स्टार्ट करते हैं नोज से। ओके, अब आप देखेंगे कि व्हेन द एयर पासेस थ्रू द नेजल पैसेज, जब भी नेजल पैसेज से एयर गुजरेगी, तो हमें पता है कि नेजल पासेज, हमारी जो नाक होती है इसमें सब म्यूकस होता है और हेयर्स होती हैं, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। सो
When air passes through the nasal passages, the dust particle and other impurities present in the airs क्या करेंगे, वो ट्रैप कर ली जाती हैं, किसके थ्रू? आर ट्रैप्ड बाय द नेजल हेयर्स एंड म्यूकस, म्यूकस दैट इज प्रेजेंट इन द नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी में म्यूकस जो जनरेट होता है वो, और जो हेयर्स होते हैं वो डस्ट पार्टिकल को क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। इसलिए डस्ट पार्टिकल जब नहीं पहुंच पाएंगे तो हमारे लिए ओनली प्योर एयर हमारे लंग्स के में ही पहुंच पाती है। तो डस्ट पार्टिकल को, इसलिए हमें छींकें आती हैं, स्नीजिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही डस्ट पार्टिकल हमारी नाक में घुसते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारी जो म्यूकस होता है वो और जो एयर्स जो होते हैं वो उसको रोक लेते हैं वहीं पर नाक में ही, और हमें छींक आती है, उसको हम बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, हम बाहर ही निकाल देते हैं। ओके, सो वी कैन, अब हम कह सकते हैं कि व्हेन द एयर passes through the nasal passages, the dust particle and other impurities present in the air trapped by the nasal hairs and mucus, so that इसका क्या लास्ट वो क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है? so that only pure air will enter in our lungs, प्योर एयर ही हमारे लंग्स तक पहुंच पाती है। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब इसका काम भी पूछ लिया जा सकता है कि म्यूकस का काम क्या होता है, नेजल कैविटी में जो नेजल म्यूकस मिलती है और जो हेयर्स मिलते हैं उनका काम क्या होता है। तो आप बता देंगे कि ये ट्रैप कर लेता है, किसको? इंप्योरिटीज को ट्रैप कर लेता है, यानी कि डस्ट पार्टिकल को ट्रैप कर लेता है। ओके, अब होता क्या है, अब हमारे नेजल कैविटी तक की बात हो गई, अब नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए। नेजल कैविटी से नीचे अब एयर जाएगी तो किस में जाएगी? फेरिंग्स में जाएगी। सो अब नाउ एयर एंटर्स इनटू फेरिंग्स, then किस में जाएगी? अब विंड पाइप, देन विंड पाइप, वी कैन से दैट विंड पाइप इज ट्रैकिया, देन ट्रैकिया में एंटर करती है। आफ्टर दैट ट्रैकिया इट विल एंटर इनटू ब्रोंकी, देन ब्रोंकियोल्स एंड लास्ट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई में पहुंच जाती हैं वो। ओके, तो आपको पता चल गया, आपको पता चल गया कि सीक्वेंस क्या है, नेजल कैविटी टू फेरिंग्स। नेजल एयर का पाथ क्या होगा? एयर का पाथ होगा नेजल कैविटी, देन फेरिंग्स, देन ब्रोंकी, देन ब्रोंकियोल्स, देन एल्वियोलाई। ओके, पता चल गया ना पाथ उसका? तो आप डायग्राम में देख सकते हो, ये पाथ होगा, ये पाथ होगा उसका। ओके, तो एयर का पाथ आपको समझ में आ गया। लास्ट में कहां पे जाके एयर जाएगी? एल्वियोलाई में। ओके, अब आपको पता है कि जो ब्रोंकी होते हैं, ब्रोंकी कनेक्टेड होते हैं किससे? लंग से। ब्रोंकी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं ब्रोंक्यूल्स में, और वो किससे कनेक्टेड रहते हैं? लंग से कनेक्टेड रहते हैं। और लंग्स जो कहां पे मिलते हैं? लंग्स थोरेसिक कैविटी में, मैं बात कर चुका हूं, थोरेसिक कैविटी में रहते हैं। और थोरेसिक कैविटी को क्यों, थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से कौन सेपरेट कर रहा है? डायफ्राम सेपरेट कर रहा है। तो डायफ्राम का और भी रोल होता है, जब हम रेस्पायर करते हैं उस टाइम पर डायफ्राम का भी रोल आता है, तो वो भी बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे। ओके, अब आती है बात, अब कहां पे पहुंच गई एयर? कहां पे पहुंच गई है? एयर पहुंच गई है एल्वियोलाई में, लास्ट एल्वियोलाई में पहुंच गई है। अब हम एल्वियोलाई की बात करेंगे। तो जो एल्वियोलाई होती है वो होती है पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और बोरा जैसी स्ट्रक्चर होती हैं, यानी बैलून जैसी स्ट्रक्चर होती है, फूली स्ट्रक्चर। सो द पाउच लाइक एयर सैक्स एट द एंड ऑफ द स्मॉलेस्ट ब्रोंकियाई आर कॉल्ड एल्वियोलाई। किसके एंड्स पे? ब्रोंक्यूल्स के एंड्स पर। ब्रोंक्यूल के एंड्स पर पाउच लाइक जो सैक टाइप की जो स्ट्रक्चर होंगी वो एल्वियोलाई कहलाएंगी। एंड कल भी डिस्कस किया था इस बारे में हमने कि जो एल्वियोलाई की जो मेम्ब्रेन्स होती है वो सराउंडेड होती है किससे? किससे सराउंडेड होती है? मैंने कल बताया था, आंख में भी जैसे वो होती है ना, हमारे में क्या होती है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है वहां पे एल्वियोलाई में, जहां पे आप डायग्राम में देखिए, जहां पे एल्वियोलाई का जो एंड है वहां पे क्या, किसका वो चल रहा है? वहां पे एक नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क होता है? कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। ओके, तो ब्लड कैपिलरीज का जो नेटवर्क होता है वो ब्लड के डायरेक्ट एल्वियोलाई किसके संपर्क में रहती है? किसके कांटेक्ट में रहती है? एयर के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में। अब होता क्या है, अब आगे की बात थोड़ा सा सुन लीजिए। अब मैं आ रहा हूं वीडियो पे। ओके, तो थोड़ा सा इसके आगे की बात सुन लीजिए। अब डायग्राम आपने देख लिया, तो अब क्या होगा? एल्वियोलाई में एंटर कर, लास्ट एयर जो है यानी ऑक्सीजन जो है एल्वियोलाई में आ जाती है। एल्वियोलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें नेटवर्क होता है किसका? ऐसे मान लीजिए ये एल्वियोलाई है और इस एल्वियोलाई के चारों ओर नेटवर्क है किसका?
ब्लड कैपिलरीज का। ऐसे ब्लड कैपिलरीज का पूरा नेटवर्क है। इसका मतलब है कि एल्वियोलाई किसके संपर्क में है? ब्लड के संपर्क में। किसके कांटेक्ट में है वो? ब्लड के कांटेक्ट में, डायरेक्टली कांटेक्ट में। ये मान लीजिए ऊपर की जो सरफेस है ये एल्वियोलाई की सरफेस है, ये मेम्ब्रेन है एल्वियोलाई की। एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के मेम्ब्रेन जो है किसके कांटेक्ट में है? ब्लड के। और इनको क्या बोलते हैं नेटवर्क को? इसको कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। किसका नेटवर्क है? कैपिलरीज का नेटवर्क है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? जैसे ही एयर एल्वियोलाई में आती है, तो एल्वियोलाई में जो एयर आएगी उसके साथ में जैसे हम एटमॉस्फेरिक एयर को लेते हैं नेजल पैसेज से, तो उसमें नाइट्रोजन भी होती है। कितनी परसेंटेज में होती है नाइट्रोजन? 78%। ऑक्सीजन कितनी होती है? 16%। एंड एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है 0.03%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो ये तीनों गैसेस और सम अदर गैसेस आल्सो एंटर इनटू आवर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर ये सारी सारी गैसेस जाती हैं। बट हमें काम किससे है? ऑक्सीजन और CO2 से। नाइट्रोजन विदाउट रिएक्शन वापस लौट आती है, जितनी जाती है उतनी ही वापस लौट आती है। नाइट्रोजन जितनी जाती है उतनी ही वापस एक्सक्रीट आउट कर दी जाती है। बट जितनी ऑक्सीजन जाती है अंदर वो लौटती है 4%। और CO2 का इंक्रीज बढ़ जाता है, CO2 बढ़ जाती है, CO2 ज्यादा निकलती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में निकलती है। और नाइट्रोजन जितनी जाती है उतनी ही मात्रा में, इतनी अमाउंट में बाहर निकाल दी जाती है। ओके, तो इस प्रोसेस में होता क्या है देखिए। ऑक्सीजन जो है, हमें ऑक्सीजन से काम है, औरों को छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन पहुंच गई एल्वियोलाई में और वहां पे नेटवर्क है। नेटवर्क किसका है? कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होगा? ब्लड कैपिलरीज जो होंगी उसकी मेम्ब्रेन और एल्वियोलाई की मेम्ब्रेन के बीच में ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। किसका डिफ्यूजन होगा? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है, ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा है। किसकी बजाय? ब्लड कैपिलरीज की बजाय। ब्लड कैपिलरीज में जो फोर्स है वो कम है और एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन का जो फोर्स है, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो पड़ रहा है वो ज्यादा है। और जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वो डिफ्यूज हो जाएगी। तो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन किस में डिफ्यूज हो जाएगी? ब्लड कैपिलरीज में। और ब्लड कैपिलरीज के अंदर क्या है? ब्लड है। तो ऑक्सीजन कहां पे चली गई? ब्लड में। ऑक्सीजन कहां पे चली गई? ब्लड में। ब्लड के अंदर क्या है? आरबीसी। आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ऑक्सीजन को बाइंड करना। ऑक्सीजन कैसे बाइंड करेगी? वो 4 मॉलिक्यूल्स को एक अकेली हीमोग्लोबिन बाइंड करेगी। हीमोग्लोबिन कितनी होती है? हीमोग्लोबिन कितनी होती है? हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है एक हेल्दी पर्सन में 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। ये भी कल हमने डिस्कस किया था, आ सकता है क्वेश्चन। फिर ये बात हमने बता दी थी, तो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा रोल प्ले कौन कर रहा है? उनके अंदर का प्रेशर, डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, दोनों के बीच का, ब्लड कैपिलरीज के बीच का और एल्वियोलाई के बीच का जो प्रेशर है, जिसका प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस उधर ही डिफ्यूज हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में आ रही है, इसलिए ऑक्सीजन का डिफ्यूज होकर के ब्लड कैपिलरीज में यानी ब्लड में जाएगी। ब्लड से उसको बाइंड कर लेगी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन बाइंड करके ब्लड के थ्रू पूरे पार्ट्स में सर्कुलेट हो जाती है, यानी ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी पार्ट्स में। और जब पूरे बॉडी पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेट होता है तो सारी की सारी यानी ऑल टाइप्स ऑफ सेल गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो सारी की सारी जितनी भी सेल्स होती हैं वो सब ऑक्सीजन, उनको सारी की सारी सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाता है। अब जो ऑक्सीजन यहाँ पे मिल रहा है, जो ऑक्सीजन यहाँ पे जो मिल रही है सेल को, उसका यूज होगा ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में। और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वही है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, एरोबिक रेस्पिरेशन। सेल के अंदर चल रहा था ना, माइटोकॉन्ड्रिया में, वही प्रोसेस चलेगी। और वो किस पे चल रही है? जो हमने इससे पहले जो सिस्टम हमने पढ़ा था, कौन सा? डाइजेशन। और डाइजेशन में क्या बना था लास्ट?
डाइजेशन में लास्ट प्रोडक्ट क्या बना था? ग्लूकोज। और वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन जो मिलती है, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों वर्क करके ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और वो एरोबिक रेस्पिरेशन किस में चल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में चल रहा है। और उसको क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो चल रहा है, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो वहां पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे? CO2, वाटर एंड एनर्जी। अब जो CO2 बनी वो वापस ब्लड में घुल जाएगी। और जो CO2 की जो डिजोल्व की जो रेट होती है, डिजोल्वेशन की जो रेट होती है, CO2 जल्दी घुलती है ब्लड में। कोई भी लिक्विड है उसमें जल्दी से घुल जाती है CO2 बजाय ऑक्सीजन के। तो रेट ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द CO2 इज मोर देन द डिजोल्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन घुलती है उस रेट से ज्यादा जल्दी कौन घुलती है? CO2 जल्दी घुलती है। तो CO2 जल्दी घुल जाती है ब्लड में। तो जो ब्लड में जो CO2 घुलेगी वो कहलाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे पंप कर दिया जाएगा? पूरे पूरे बॉडी पार्ट से कहां पे लाया जाएगा? पहले हार्ट में आएगा, हार्ट से किस में जाएगा? लंग्स में आएगा। कहां पे आया? लंग्स में। लंग्स में जैसे ही वो जाएगा, लंग्स के अंदर क्या है? वही है। लंग्स के अंदर एल्वियोल आएंगे और उसका नेटवर्क है, तो उसके संपर्क में जैसे ही वो आएंगे, यहां पे अब किसका प्रेशर ज्यादा हो गया? किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? CO2 की। CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही ज्यादा होगी, प्रेशर CO2 का ज्यादा होगा। उस डिफरेंस की वजह से CO2 किस में डिफ्यूजन हो जाएगा? CO2 का डिफ्यूजन किस में हो जाएगा? CO2 का डिफ्यूजन किस में हो जाएगा? एल्वियोलाई में। तो अब CO2 किस में आएगी? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई से किस में जाएगी? ब्रोंकियोल्स में। ब्रोंकियोल से किस में जाएगी? ब्रोंकी में। ब्रोंकी से ट्रैकिया में। ट्रैकिया से फेरिंग्स में। फेरिंग्स से नेजल कैविटी, नेजल पैसेज से के थ्रू, नोज के थ्रू बाहर निकाल दी जाती है। या तो नाक के द्वारा बाहर निकालेंगे, या फिर हम मुंह के द्वारा उसको बाहर निकाल देंगे। जैसे मुंह के द्वारा निकाल दिया, फिर नाक के द्वारा निकाल देंगे। तो ये प्रोसेस हो रही है, ये सारी की सारी प्रोसेस इसमें हो रही है। ये एक तरह से मैकेनिज्म है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ चुकी होगी कि रेस्पिरेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो कैसे होती है। ओके, अब देखिए एक चीज और नोट करनी है आपको। एक चीज क्या नोट करनी है? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर, ये जो ट्रेकिया है, जब एयर आती है और जाती है तब तो ठीक है, लेकिन अगर एयर, मरे हुए आदमी की भी तो ये ट्रेकिया कोलैप्स नहीं होती है, ये ऐसी क्यों रहती है? तो अगर रेस्पिरेशन नहीं भी हो रहा है डेड पर्सन की में भी, ये ट्रेकिया जो होती है एज इट इज रहती है, ये कोलैप्स नहीं होती पूरी तरह से, कभी भी कोलैप्स नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि दिस ट्रेकिया इज मेड ऑफ द रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज, दैट इज कॉल्ड द सॉफ्ट बोन्स। लास्ट ईयर आपने पढ़ा था कि कार्टिलेज क्या होती है? दिस इज सॉफ्ट बोन्स होती हैं, कार्टिलेज की बनी होती है, कार्टिलेज की रिंग्स होती हैं। जब आप इसको टच करोगे ऐसे, तो आपको दिखाई देगा, छल्ले छल्ले से दिखाई देंगे, रिंग्स दिखाई देगी। टच करके देखो आपने इसको, ट्रेकिया को। ट्रेकिया तो सबसे बाहर ही रहती है, ये वाली ट्रेकिया है। ट्रेकिया को जब आप टच करेंगे, ट्रेकिया को यहां से जब टच करेंगे तो ये छल्ले जैसे दिखाई देंगे आपको। देखिए रिंग्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये रिंग्स जो होते हैं किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कार्टिलेज के। तो हाँ, cartilage. We can say that these rings of the trachea is made up of cartilage, that is called the soft bones. Last year you have learned about this cartilage. Okay? Last year आपने अच्छे से पढ़ा है cartilage क्या होता है, तो cartilage के बने होते हैं। दूसरी चीज याद रखनी है, दूसरी चीज ये भी याद रखनी है कि नेजल पैसेज जो होता है उसके अंदर म्यूकस होता है और हेयर्स होती हैं, और वो किसको ट्रैप कर लेते हैं? डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, और कोई भी इम्प्योरिटीज जो एयर्स में आती है उसको ट्रैप कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म हो गई रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म। मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन इनसे आउट जाएगा। कोई भी क्वेश्चन
जो हमने आज पढ़ा है इससे कोई आउट जाएगा, ये मैकेनिज्म हो गई। अब एक चीज हमने कल भी डिस्कस कर थी, रेट ऑफ ब्रीदिंग, और हमने आज भी डिस्कस की है। रेट ऑफ ब्रीदिंग कहलाती है कि हम 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। ब्रीदिंग की प्रोसेस अलग होती है, रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया है, मैकेनिज्म पढ़ ली है। ब्रीदिंग होती है सांस का अंदर लेना और बाहर निकालना, यानी O2 को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना। दिस प्रोसेस कॉल्ड ब्रीदिंग प्रोसेस। और ब्रीदिंग की जो रेट होती है, रेट ऑफ ब्रीदिंग होती है, कितनी होती है, 15 से लेकर के 18 तक। सो 15 to 18 इज द नॉर्मल ब्रीदिंग रेट। इसको कंट्रोल कौन करता है? ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल किया जा सकता है, रेस्पिरेशन को कोई कंट्रोल नहीं करता, ब्रेन कंट्रोल करता है। तो ये प्रोसेस हमने पहले भी डिस्कस की थी। ये प्रोसेस जो होती है वो कैसी होती है? इनवॉलेंट्री प्रोसेस। इनवॉलेंट्री प्रोसेस, आप अगर कहोगे कि इसको रुक जा, तो ये नहीं रुकेगी, ये नहीं रुकेगी। जैसे हार्ट बीट चलती रहती है, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स काम करती हैं। हार्ट बीट को अगर कहोगे रुक जाओ भाई थोड़ी देर, तो नहीं रुकेंगी। ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होती है, इनवॉलेंट्री मैकेनिज्म होती है, इनवॉलेंट्री होती है ये। तो इसमें भी इनवॉलेंट्री होती है, ये ब्रीथिंग भी इनवॉलेंट्री है, लेकिन इसको थोड़ी हद तक ब्रेन, हम थोड़ी देर के लिए सांस रोक सकते हैं, ब्रीथिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रीथिंग को जरूर कंट्रोल किया जा सकता है, बट सेलुलर रेस्पिरेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसको कोई कंट्रोल नहीं करता, वो चलती रहती है प्रोसेस। और दूसरी बात, जब ये प्रोसेस चलती है तो इसमें रेजिडुअल अमाउंट में ऑक्सीजन पैसेज में जो प्रोसेस होता है लंग्स में, कुछ अमाउंट में एयर रह जाती है। मरने के बाद में भी, आदमी मर भी जाता है तब उसके बाद में भी कुछ अमाउंट में इसमें एयर रह जाती है। वो कहता है रेजिडुअल अमाउंट ऑफ द एयर, रेजिडुअल अमाउंट ऑफ द एयर। फिक्स अमाउंट होता है, उतनी तो रहेगी, तो कोलैप्स नहीं होंगे बनने के बाद में भी, जो एयर है उसके अंदर रह ही जाएगी वो। और ना ट्रैकिया कोलैप्स होगी, ना ही लंग्स होंगे। लंग्स के अंदर कुछ अमाउंट में एयर बची कुची रह जाती है। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट इसलिए कि जब प्रोसेस चलती है ना, एयर का एक्सचेंज, ऑक्सीजन और CO2 का जब डिफ्यूजन होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है रेजिडुअल एयर। रेजिडुअल अमाउंट ऑफ द एयर इज रेस्पॉन्सिबल और प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल टू डिफ्यूजन ऑफ द CO2 एंड O2। इन दोनों के बीच का डिफ्यूजन के लिए रोल प्ले करता है, इसलिए वो जरूरी है। ओके, अब क्या होता है देखिए, इसमें भी क्या होगा, जब इस प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन की कमी आ गई, ऑक्सीजन की जैसे ही कमी आएगी तो हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, हीमोग्लोबिन में कम ऑक्सीजन पहुंचेगी तो हमारे अंदर क्या हो जाएगा, ब्लड का कलर एकदम लाल नहीं रह पाएगा, इसलिए ब्लड की कमी आ जाती है। उस टाइम पे ब्लड की कमी के टाइम पे क्या होगा, एनीमिया हो जाता है। आरबीसी ले जाती हैं, आरबीसी तो कैरिंग करेंगी उसकी ऑक्सीजन को। कौन कौन कैरी करता है ऑक्सीजन को? कैरी कौन करता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसके अंदर मिलेगी? आरबीसी। आरबीसी ज्यादा होंगी तो ठीक है, कम मात्रा में अगर आरबीसी बनेंगी तो किसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन की कमी, खून की कमी आ जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। ओके, सो ये प्रोसेस हो गई, एनर्जी जनरेट होती है इस प्रोसेस में। सारी एक्टिविटी आपने समझ ली, सारी मैकेनिज्म आपने समझ ली, मुझे नहीं लगता कि कोई चीज अब रह गई है। ओके, अब क्या होता है, अब आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, अभी कुछ रह रहा है, अभी और भी पढ़ेंगे, और कई सारे ऑर्गेनिज्म में भी हम इस प्रोसेस को पढ़ेंगे। फिश, एक्वाटिक एनिमल्स में कैसा है, इंसेक्ट्स में कैसा है, अमीबा में रेस्पिरेशन कैसे होता है, फिश में कैसे होता है, और अर्थवॉर्म के अंदर कैसे, अर्थवॉर्म के अंदर किस तरह का प्रोसेस हो रही है, अर्थवॉर्म में, अमीबा के अंदर, इन तरह की, इनमें भी हम थोड़ा थोड़ा सा देखेंगे। तो ये मैकेनिज्म आज आपने कंप्लीट कर ली। तो इसको थोड़ा सा, थोड़ी सी चीज जो रह रही है, वो रह रही है डिफरेंट टाइप्स के एनिमल में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो इसको हम कल डिस्कस कर लेंगे और कल इसको खत्म कर देंगे रेस्पिरेशन को। अब ज्यादा कुछ नहीं बचा, मैकेनिज्म आपको समझानी थी, वो मैकेनिज्म आप समझ गए। ये तो छोटे मोटे एनिमल्स रह गए, इनके एनिमल्स को क्या एक थप्पड़ देंगे तो समझा देंगे इनको, भाई छोटे छोटे से एनिमल हैं, इनको क्या है, कॉम्प्लेक्स एनिमल, तो एनिमल कॉम्प्लेक्सिटी तो किसमें है, ह्यूमंस में। तो ह्यूमंस के अंदर कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ये तो क्या है, आंखों से ही नहीं दिखाई देते, मतलब एक थप्पड़ मारेंगे बहुत सारे एनिमल समझ जाएंगे कि कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। तो मैकेनिज्म आज आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, कंक्लूज कर देते हैं इसको, लेक्चर को एक तरह से। आपने पढ़ा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, टाइप्स पढ़ लिया आपने रेस्पिरेशन की। टाइप्स में आपने कैसे पढ़ लिए कि कौन, दो टाइप्स में डिवाइड कर दिए थे, एरोबिक, एनारोबिक। फिर उनको हमने, एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो टाइप्स का हो सकता है, वो भी हमने पढ़ा। कौन कौन से टाइप्स का हो सकता है, एक तो यीस्ट और बैक्टीरिया में चलने वाला, और दूसरा होता है हमारी मसल्स में चलने वाला, वो होता है उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, उनमें अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है।
में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज्यादा जनरेट होती है। उसके बाद में फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के अंदर हमने कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, किस तरह से रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करते हैं वो पढ़ा हमने। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बाद में हमने क्या पढ़ा था, ये उस पर स्क्रीन पर आ जाइए जल्दी से। और उसके बाद में हमने मैकेनिज्म पढ़ ली थी। उसके बाद में ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम की क्या मैकेनिज्म होती है ये पढ़ी, और यहाँ पे ही हमने कंक्लूजन कर दिया था कि किस तरह से मैकेनिज्म होती है। अब कल के लिए जो चैप्टर जो यही रहेगा टॉपिक, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के, अलग अलग तरह के एनिमल्स के अंदर किस तरह से ये वंश, जल्दी से वीडियो को एनेबल कीजिए, डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स के अंदर किस तरह से प्रोसेस होती है। और वो उनके मैकेनिज्म कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, बहुत ही सिंपल होती है। ज्यादातर एनिमल्स में डिफ्यूजन होता है, सिंपली डिफ्यूजन होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली वो कांटेक्ट में रहेंगे ब्लड के, उसके वाटर के कांटेक्ट है, और वाटर के अंदर क्या मिली रहती है, ऑक्सीजन डिसॉल्व रहती है। ऑक्सीजन को वो अंदर डिफ्यूज हो जाएगा। जो काम एल्वियोलाई में हो रहा था हमारी में, वो काम उनके मेम्ब्रेन और वाटर के बीच में होगा। जैसे वाटर के अंदर ये अमीबा है या पैरामीशियम है, तो इन दोनों बॉडी कांटेक्ट में रह रही है, तो ऑक्सीजन मिली हुई है किसके अंदर, ऑक्सीजन किसके अंदर मिली हुई है, डिसॉल्व ऑक्सीजन है वाटर के अंदर। तो वाटर और उसकी मेम्ब्रेन के बीच में दोनों में कांटेक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन जो है डिफ्यूज हो जाएगी किसकी बॉडी में, अमीबा, पैरामीशियम, इनकी बॉडी में वो डिफ्यूज हो जाती है। अब डिफ्यूज हो जाएगी तो वो बाद में क्या कर लेगा, वो ऑक्सीडेशन होगा उसकी बॉडी में, ऑक्सीडेशन होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी, वो बाद में CO2 बाहर निकाल दी जाएगी। तो ये अमीबा के अंदर हो गया। गिल्स के अंदर, गिल्स से कैसे होता है, फिशेस जो होती हैं, एक्वेटिक जो एनिमल होते हैं उनमें गिल्स होते हैं। तो जैसे मछली है, मान लीजिए फिश है, फिश क्या करेगी, बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर को वो लेती है, वो मुंह में अपने माउथ के जरिए वाटर को रेगुलरली लेती रहती है। आपने देखा होगा कभी मुंह खोल के, एक्वेरियम में देखा है आपने, फिश एक्वेरियम में मुंह खोलती रहती है, ऐसे मुंह बनाती हैं और अंदर पानी बबल्स के रूप में लेती रहती हैं और गिल्स के थ्रू निकालती रहती हैं उनको। तो ये सर्कुलेट करती रहती हैं, मुंह से लेंगी पानी को, वाटर को मुंह से एंटर करेंगी और गिल्स के थ्रू निकालेंगी। तो वो गिल्स जो रहते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, डिफ्यूज हो जाती है, CO2 जनरेट होती है, उसको वो फिर गिल्स के थ्रू डिफ्यूज कर देते हैं और वो पानी में CO2 चली जाती है। तो पानी में CO2 जाती है, पानी से डिफ्यूजन से आती है। और दोनों के लिए काम क्या कर रहा है, डिफ्यूजन के लिए प्रेशर काम करता है। जब ऑक्सीजन का प्रेशर ज्यादा होता है तो वो मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, और जब CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है तो CO2 किस में डिफ्यूज हो जाती है भाई, मेम्ब्रेन पर आकर के वो डिफ्यूज हो जाती है। और गिल्स में बात करेंगे तो गिल्स में डिफ्यूज हो जाएगी, वो गिल्स के थ्रू डिफ्यूज होकर के वाटर में डिसॉल्व हो जाएगी। तो इस तरह से ये रेस्पिरेशन होता है। तो छोटे एनिमल्स में हम देख लेंगे, कल देख लेंगे, और एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। ह्यूमंस के थ्रू ही हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस तरह से CO2 का क्या रोल रहता है, CO2 आखिर क्या रोल प्ले करती है, CO2 का क्या रोल रहता है। हम कैसे पहचानेंगे कि हाँ, हम CO2 हमारे जो बॉडी से जो एक्सक्रीट आउट हो रही है, जो गैस, वो CO2 है। तो CO2 के लिए आप पढ़ के आना थोड़ा सा, मैं कल आपसे पूछूंगा कि CO2 का रोल क्या होता है। कई सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, कई सारी रिएक्शंस आपने पहले भी पढ़ी हैं कि CO2 किस तरह से किसी केमिकल्स को इफेक्ट कर सकती है। तो थोड़ा सा पढ़ के आना, मैं कल पूछूंगा कि एक एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे और थोड़े थोड़े इन एनिमल्स का देखेंगे। तो कल हमारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कल रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट चलेंगे। इससे ही इंटरकनेक्टेड है, क्या है इससे इंटरकनेक्टेड, क्या है, एक्सक्रिएशन। तो एक्सक्रिएशन देखो यहां भी हो रहा है एक्सक्रिएशन, जो CO2 को भी तो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं बॉडी से, इसका जो एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं ये भी एक्सक्रिएशन शामिल है इसमें। CO2 जो जनरेट हो रही है उसको लंग्स के थ्रू बाहर निकाला जा रहा है, ये भी एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन में मैंने बताया था कि वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ही एक्सक्रीशन कहलाता है, चाहे वो स्वेट हो यानी पसीना हो, टॉक्सिक एजेंट हो, CO2 हो, या फिर यूरिया हो, जो यूरिन के थ्रू यूरिया निकाला जाता है वो भी उसमें आ रहा है एक्सक्रीशन में। जो वेस्ट प्रोडक्ट हम उसके रूप में फीकेस के रूप में निकाल लें, हम एनस के थ्रू जो निकाल लें वो भी हमारा एक्सक्रीशन में आ रहा है। बॉडी के थ्रू जो स्वेटिंग हो रही है हमारी स्किन के थ्रू, वो भी एक्सक्रीशन में आ रहा है। टॉक्सिक एजेंट को निकाल रहे हैं हम, वो भी एक्सक्रीशन में आ रहा है। बॉडी लंग्स के थ्रू जो हम CO2 को निकाल रहे हैं, ये भी किसमें शामिल है, एक्सक्रीशन में शामिल है। तो ये कल पढ़ने के बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन।
तो आज का टॉपिक जो था डिस्कशन का, आज यही एंड करते हैं। कल पढ़ के आना, कल मैं पूछूंगा, कल डिस्कशन करूंगा आपसे, तब क्लास होगी। आज सिर्फ मैंने बताया है, उसको ध्यान रख लेना। सिर्फ आज मैंने बोला है, कल आप बोलोगे। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर बात करेंगे।